अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपना रोल नंबर 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है जो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें यह है कि डिज़ाइन ए डिजिटल सिस्टम टू डिस्प्ले योर रोल नंबर ऑन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस अवेलेबल ऑन Anexis A7 FPGA board. Roll number should be rotating from left to right or from right to left, controlled by a switch. तो रोल नंबर लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट कॉन्टीन्यूसली मूव होना चाहिए और जो उसकी डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन को हमने एक स्विच से कंट्रोल करना है। और जब रोल नंबर लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट मूव करे तो जो उसकी मूवमेंट है उसमें जो टाइम डिले है वो 1 सेकंड का आना चाहिए। तो इस सिस्टम को हम सिमुलेट करें Xilinx विवाडो के ऊपर और फिर इसको Anexis A7 FPGA बोर्ड पर टेस्ट करें। अब मैं ये रोल नंबर अज्यूम कर रहा हूँ। आप जब इसको लैब में टेस्ट करेंगे तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पे अज्यूम करेंगे। तो ये मेरा रोल नंबर था BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वजह से मैं इसको ये जो प्रोजेक्ट है अज्यूमिंग दिस रोल नंबर मैं इसको कंप्लीट करूँगा। इसमें अगर अब आप इसकी टॉप लेवल ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये है कि रीसेट क्लॉक सिग्नल, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नल होते हैं। हमारे पास एक डायरेक्शन इनपुट होगी जो कि ये कंट्रोल करेगी कि जो रोल नंबर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। और फाइनली इसकी जो इस पूरे सिस्टम की आउटपुट होगी वो सेग A to G या 7 सेगमेंट्स की जो A to G पिन्स हैं वो उन पे क्या सिग्नल जाना चाहिए वो आउटपुट होगी। और जो 7 सेगमेंट्स के कंट्रोल एन आउट कंट्रोल्स हैं वो सिग्नल्स होने चाहिए। तो जब भी आपने 7 सेगमेंट्स के ऊपर कुछ डिस्प्ले करवाना है तो आपकी ये सेग A to G आउटपुट होगी और AN आउटपुट होगी। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है जिसको हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। और अगर ये अब टॉप लेवल ब्लॉक डायग्राम है। अगर हम इसकी डिटेल्ड कि अब इसको ये सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसकी अगर डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम मॉडल हम देखें तो वो ये बनेगा। सबसे पहले हमारे पास एक टाइमर सर्किट होगा जो कि 1 सेकंड की पल्सेस जनरेट करेगा। हर 1 सेकंड के बाद वो हमें एक पल्स देगा। जिस तरह लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने टाइमर सर्किट यूज़ किया था। तो वहाँ पे 0.1 मिली सेकेंड के बाद हमें टाइमर पल्सेस जो है ना वो टाइमर सर्किट पल्सेस प्रोवाइड कर रहा था। अब यहाँ पर हमें क्योंकि टाइम डिले जो चाहिए वो 1 सेकंड का चाहिए तो हमें टाइमर सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि पल्सेस जनरेट करे आफ्टर एवरी 1 सेकंड। तो ये आप कह लेंगे ये हमारा, इसको मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको हमने डिज़ाइन नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिज़ाइन कर लिया था। ओके, अब ये 1 सेकंड के बाद हर 1 सेकंड के बाद ये सर्किट पल्सेस जनरेट करेगा और वो पल्सेस हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे रोल नंबर जनरेटर FSM को, स्टेट मशीन को। और ये अगर आप इसमें नोट करें मेरा जो रोल नंबर है उसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, डैश को भी कंसिडर करें 5 6 7 और 8। तो ये 8 डिजिट्स इसमें आ रहे हैं। तो मुझे अगर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए तो टोटल मेरे पास ये जो डाटा है ये 32 बिट ये डाटा बन जाएगा क्योंकि 8 डिजिट्स हैं और एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से जो ये FSM होगी इसकी आउटपुट होगी 32 बिट नंबर। तो ये रोल नंबर जनरेटर FSM बेसिकली मेरा रोल नंबर जनरेट करेगी और उसकी आउटपुट 32 बिट होगी और इसकी एक डायरेक्शन इनपुट होगी क्योंकि रोल नंबर कॉन्टीन्यूसली मूविंग होगा। तो रोल नंबर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हम इस डायरेक्शन इनपुट से कंट्रोल करेंगे।
और ये रीसेट और क्लॉक सिग्नल जहाँ जहाँ पर भी आ रहा है ये कॉमन है, कि मतलब ये रीसेट और ये रीसेट ये रीसेट ये एक ही पिन के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह क्लॉक भी कॉमन है सबका। ओके, उसके बाद अगर हम FSM डिज़ाइन कर लेते हैं जिसकी आउटपुट 32 बिट है और एक रोल नंबर है, और उस रोल नंबर को हम अगर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो ये वाला ब्लॉक हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिज़ाइन किया था। तो हम डायरेक्ट इसकी जो ये 32 बिट की आउटपुट है इस ब्लॉक के इनपुट पे प्रोवाइड कर देंगे, और ये आगे आपको पता ही है कि सेग A to G आगे 7 सेगमेंट्स के साथ और AN उसके कंट्रोल पिन के साथ ये कनेक्टेड होगा। तो बेसिकली इस पूरी ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये टाइमर सर्किट भी हम ट्यूटोरियल 3 में डिज़ाइन कर चुके हैं। ये मल्टीप्लेक्स्ड 7 सेगमेंट्स ये भी डिज़ाइन कर चुके हैं ट्यूटोरियल 3 में। जस्ट आज की हमने ये डिज़ाइन करना है और इसको इंटरफेस करेंगे पूरे सिस्टम को, तो हमारा ओवरऑल ये सिस्टम बन जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं मेन इसकी तरफ जिसको हमने डिज़ाइन करना है। अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे कोई स्विचेस नहीं है जिनकी मदद से मैं रोल नंबर अपना इनपुट दूंगा। स्विच रोल नंबर ये स्टेट मशीन ऑटोमेटिकली इंटरनली खुद से जनरेट करेगी। इसकी जो स्टेट मशीन है जस्ट रीसेट इनपुट है, क्लॉक इनपुट है और डायरेक्शन इनपुट है, और कोई इसकी इनपुट नहीं है स्विच से। तो जो हमारा रोल नंबर है वो स्टेट मशीन इंटरनली जनरेट करेगी। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लिखी हुई है कि अगर आपने ये टाइमर सर्किट से 1 सेकंड आफ्टर एवरी 1 सेकंड पल्सेस लेनी है तो ये फार्मूला हमने लास्ट उसमें ट्यूटोरियल में देखा था। तो ये वाला फार्मूला लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने डिराइव किया था कि अगर आपने टाइमर सर्किट से कुछ पल्सेस जनरेट करवानी है तो उसको पल्सेस को हमने टाइमर के क्लॉक साइकिल्स काउंट करके जनरेट करते हैं। तो ये फार्मूला था कि नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल्स जो हमें चाहिए 1 सेकंड की पल्सेस जनरेट करवाने के लिए, तो ये फार्मूला है रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ द पल्स और डिवाइड बाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी की जो टाइम पीरियड है। तो हमें पल्स चाहिए आफ्टर एवरी 1 सेकंड और क्लॉक पीरियड हमारा जो FPG बोर्ड पे है वो 10 नैनो सेकंड का है। तो ये तो हमें जो टाइमर सर्किट है उसमें n साइकिल्स की जो वैल्यू है वो 100 आगे 6 ज़ीरोस रखनी पड़ेगी। अगर टाइमर सर्किट इतनी क्लॉक साइकिल्स को काउंट करेगा तो वो एक्चुअली जो टाइम बनेगा वो 1 सेकंड का बन जाएगा। तो ये तो टाइमर के सर्किट का मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस सर्किट का। तो हमें बेसिकली ये सारा सर्किट पहले से डिज़ाइंड है, हमने जस्ट इसमें n साइकिल की वैल्यू को चेंज करना है बस। तो ये हमारा सर्किट 1 सेकंड की पल्सेस जनरेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद है कि जो ये स्टेट मशीन है ये वाली जो बेसिकली आज हमने डिज़ाइन करनी है, तो इसको पहले हम स्टेट मशीन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि सिंपल थी तो डायरेक्ट मैंने स्टेट मशीन ड्रॉ नहीं की, मैंने स्टेट टेबल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे देखें जो हमारा सिस्टम की जो स्टेट मशीन से जो स्टेट टेबल बनेगा वो ये है। इनिशियली जो स्टेट है सिस्टम रीसेट स्टेट में होगा। हम सेगमेंट 7, सेगमेंट 6, सेगमेंट 5, 4, 3, 2, 1 और 0 ये सारे इनिशियली ऑफ होंगे। सिस्टम जब S0 स्टेट के अंदर जाएगा, अगर रीसेट 1 होगा तो S रीसेट में आएगा। जब रीसेट इनपुट 0 होगी तो सिस्टम और टाइमर 1 सेकंड का टाइम गुजर चुका होगा तो सिस्टम हमारा S0 स्टेट में आएगा। और ये रोल नंबर सेगमेंट 7 पे 0 आना चाहिए, सेगमेंट 6 पे 9 डिस्प्ले में आना चाहिए, सेगमेंट 5 पे E आना चाहिए, 4 पे भी E, सेगमेंट 3 पे E ये डैश आना चाहिए। इस तरह आगे 5, 0, 6 बाकी सेगमेंट्स पे आना चाहिए। फिर आफ्टर 1 सेकंड के S0 से लेकर S1 के अंदर जब जाएगा तो 1 सेकंड का डिले आना चाहिए। 1 सेकंड के बाद जो सेगमेंट 7 है वो जस्ट ऑफ हो जाना चाहिए और ये सारे नंबर शिफ्ट हो जाने चाहिए। ये 0 जो पहले सेगमेंट 7 पे था वो सेगमेंट 6 पे चला जाना चाहिए, और 9 जो सेगमेंट 6 पे था S0 स्टेट में वो सेगमेंट 5 पे। ये एक एक बेसिकली आप कह लेंगे
ये लेफ़्ट से राइट शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह फिर S1 स्टेट से S2 के अंदर 1 सेकंड के बाद जाएंगे, तो हर स्टेट में S1 से S2, S2 से S3 एंड सो ऑन, हर प्रेजेंट स्टेट से जो नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, अब उसमें जो टाइम का डिले है वो 1 सेकंड का है। तो आप कह सकते हैं कि S0 स्टेट में 1 सेकंड तक ये डाटा डिस्प्ले होगा, फिर आफ्टर 1 सेकंड सेगमेंट 7 ऑफ हो जाएगा और बाकी सेगमेंट्स पे ये डाटा आ जाएगा, लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। फिर आफ्टर 1 सेकंड 2 सेगमेंट्स ऑफ हो जाएंगे और ये बाकी पे ये डाटा आ जाएगा, और इस तरह ये पैटर्न फॉलो होता रहेगा, एक एक ये इधर जाते रहेंगे। उसके बाद ये करते करते लास्ट आफ्टर 7 या 8 सेकंड्स जब S7 स्टेट आएगी तो ये हमारा ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये ज़ीरो भी आप समझ लेकर लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ, हमारे सारे सेगमेंट्स ऑफ हो जाने चाहिए। उसके बाद अब ये आना चाहिए, पहले 6 आना चाहिए। अब एक एक करके, पहले अब सारे सेगमेंट्स एक एक करके ऑफ हो रहे थे, अब सारे सेगमेंट्स एक एक करके ऑन होने चाहिए। तो S8 पे सारे ऑफ थे, फिर S9 पे सेगमेंट नंबर 6 पे 6 आना चाहिए, 7 पे 6 आना चाहिए। फिर आफ्टर 1 सेकंड स्टेट 10 में अब ये देखें ये 6 इधर मूव हो गया, ज़ीरो पीछे से आ जाना चाहिए, और बाकी अब एक एक करके जो पहले सेगमेंट सारे एक एक करके ऑफ हो रहे थे, अब वो एक एक करके ऑन होते जाएंगे। और फाइनली ये S15 से दोबारा हम इधर रोटेट मूव कर देंगे S0 पे। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, जब भी हमने किसी भी प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाना है, फर्स्ट करें हम S0 पे हैं तो हमने S1 पे जाना है, तो वो 1 सेकंड के बाद जाना है, जो टाइम का डिले है वो 1 सेकंड आना चाहिए। दूसरा जिस चीज़ का ख्याल रखना है, डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन इनपुट हमारी 1 हो तो हम बेसिकली S0 से S1 पे जा रहे होंगे, S1 से S2 पे जा रहे होंगे, S2 से S3 पे जा रहे होंगे एंड सो ऑन। तो हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये हो गया, S0 से S15 की तरफ हमारे जंप्स लग रहे होंगे। अगर डायरेक्शन स्विच हमारा 0 हो जाए तो अब ये हमारी सारी रोटेशन अपोजिट होनी चाहिए, कि आप अगर S6 पे हैं तो आप S6 से S5 पे जाएंगे, S5 से S4 पे जाएंगे, S4 से S3 पे जाएंगे, S3 से S2 पे जाएंगे। तो बेसिकली अगर हमारे पास डायरेक्शन स्विच 1 होगा तो हम S0 से S15 की तरफ मूव करेंगे, और अगर डायरेक्शन स्विच 0 होगा तो हम बैकवर्ड मूव करेंगे S15 से S0 की तरफ। और अब अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कहूँ तो सबसे पहले अगर हम S0 स्टेट पे हैं, हम टाइमर पल्स का वेट करेंगे। ये देखिए, हम अगर इस स्टेट मशीन में S0 स्टेट पे होंगे तो हम टाइमर पल्स का वेट करेंगे। जैसे ही टाइमर पल्स 1 आएगी उसके बाद हम चेक करेंगे डायरेक्शन स्विच की वैल्यू। अगर डायरेक्शन स्विच, अब अज्यूम करेंगे इनिशियली हम S0 स्टेट पे हैं, टाइमर पल्स आ गई, तो उसके बाद हम डायरेक्शन को देखेंगे। अगर डायरेक्शन की इनपुट की वैल्यू 1 होगी तो हम S0 स्टेट से S1 की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर डायरेक्शन की वैल्यू उस टाइम पे 0 होगी तो हम S0 से बैकवर्ड जाएंगे, S0 से S15 स्टेट पे जंप कर जाएंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल किसी टाइम पे मैं S5 स्टेट पे मौजूद था तो हम टाइमर पल्स का वेट करेंगे। अगर टाइमर, जैसे ही टाइमर की पल्स आती है उसके बाद हम डायरेक्शन सिग्नल को चेक करेंगे। अगर डायरेक्शन सिग्नल 1 होगा तो हम S5 से S6 की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर डायरेक्शन सिग्नल उस टाइम पे 0 होगा तो हम S5 से S4 की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसी तरह हर स्टेट के ऊपर हम डायरेक्शन सिग्नल को चेक करेंगे और उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे कि हमने नेक्स्ट आगे मूव करना है या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये लिखा हुआ है इस। ओके जी, तो ये सिंपल सी जो स्टेट मशीन, चाहे आप इसे ड्रॉ कर लें या डायरेक्ट स्टेट टेबल से इम्प्लीमेंट कर लें, ये हम 7 सेगमेंट्स पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको अभी नज़र आ रही होगी कि 7 सेगमेंट्स पे मैं ई भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ और डैश भी। जो पहले 7 सेगमेंट BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर जो हमने ट्यूटोरियल 2 के अंदर डिज़ाइन किया था, वो जस्ट 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले कर सकता है। वो इन जो ये ई है उसको डिस्प्ले नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर उसको मैं ई का बाइनरी वैल्यू दूंगा इनपुट पे तो उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई है कि वो सेगमेंट को ऑफ कर देगा।
इसी तरह वो इस डैश को भी डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो अब मैंने पहले उस BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर के कोड में थोड़ा सा चेंज करना है कि वो ई भी डिस्प्ले कर ले और इस डैश को भी डिस्प्ले कर ले। ओके जी, तो सबसे पहले हम अपना जो प्रोजेक्ट है जो उसमें, क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर ये मल्टीप्लेक्स्ड 7 सेगमेंट ये यूज़ होगा, तो अभी इसके अंदर बाकी ट्यूटोरियल 2 की और जो ट्यूटोरियल 3 है उसकी सारी फाइल्स वो यूज़ होंगी। तो मैं जो लास्ट ट्यूटोरियल था ये वाला, इसमें ये सारी फाइल्स यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये आज के इसमें यूज़ होंगे। मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं अब इसका जो टॉप लेवल पहले मॉड्यूल है उसका ये है। ओके, इसको पहले चले मैं पहले अब जो इसको चेंज कर लेता हूँ कि मैं अब BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर उसके ज़रिए ई भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ और डैश भी। तो मैं इसको अगर ओपन करूँ, ये देखें, अगर अभी तक इसके कोड में क्या है कि अगर 0 से लेकर 9 तक आएगा तो वो नंबर डिस्प्ले कर देगा सारे, लेकिन जैसे ही 9 से कोई बड़ा नंबर आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑफ हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे 2 केसेस और ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट करें केस नंबर 10 और केस 11। 10 पे मैं कि अगर BCD की वैल्यू में 10 सेंड करूँगा तो उस टाइम पे मैं डैश फर्स्ट करें डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो डैश अगर हम देखें अपने ट्यूटोरियल नंबर 2 से, डैश का क्या मतलब है? डैश का मतलब ये है कि जस्ट जो ये जी ऑन होना चाहिए, बाकी सारे ऑफ हों, तो उसका मतलब होगा डैश, वो डैश हमें नज़र आएगा। तो उसका मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ जी ऑन, क्योंकि कॉमन एनोड है तो 1 का मतलब है ऑफ और 0 का मतलब है ऑन। तो ये ए है, ये देखिए फर्स्ट वाला ए है और लास्ट वाला जी है। तो अगर मैं सिर्फ डैश डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो जी को ऑन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जस्ट जी लिख दिया और उसको कोड मैंने क्या दिया 10। इट मीन्स कि अब जो मैं अगर BCD इस BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर में अगर 10 बाइनरी 10 दूंगा, जिसकी एक ऐसा नंबर इनपुट अप्लाई करूँगा जिसकी डेसिमल वैल्यू 10 होगी, या बाइनरी पे 1010 दूंगा, तो वहाँ पे अब 7 सेगमेंट पे डैश आएगा डिस्प्ले में। ये वाला ये डैश। ओके, अब नेक्स्ट मैंने डिस्प्ले करवाना है ई। तो ई क्योंकि हेक्स नंबर है, आप इसको 11 भी दे सकते हैं। ई का कोड है जी 111110। तो मैं यही चलें इसको यूज़ कर लेता हूँ, 14 दे देता हूँ इसको। अगर मैं BCD जो इनपुट है बेसिकली इस डिकोडर की, अगर उसकी मैं 14 की बाइनरी वैल्यू अप्लाई करूँगा तो अब ई आना चाहिए। तो ई कब आएगा, ई इस तरह बनता है। तो बी और सी अगर ऑफ हो बाकी सारे ऑन हो तो वही बन जाएगा। बी और सी को ऑफ करना है, बाकी सारे ऑन। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम ई डिस्प्ले करना चाहते हैं तो बी और सी को ऑफ करना है, बाकी ऑन। ऑन का मतलब है 0। और यहाँ पे अब मेरा ई आएगा डिस्प्ले में और उसको कोड मैंने क्या दिया है 14। अब ये BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर मॉडिफाई हो गया। पहले ये 0 से लेकर 9 तक अब ये 0 से 9 तक भी डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको 10 बाइनरी वैल्यू दूंगा जिसकी डेसिमल वैल्यू 10 होगी तो वो उस टाइम पे ये डैश डिस्प्ले करेगा। और अगर इसको मैं बाइनरी वैल्यू 14 की बाइनरी वैल्यू दूंगा तो उस टाइम पे ये ई डिस्प्ले करेगा। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ई को डिस्प्ले करना था यहाँ पर 7 सेगमेंट पे, तो मैंने अपना ये टेबल या BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लिया। अगर आप अपना रोल नंबर फर्ज करें जनरेट करना चाहते हैं
उसमें F आएगा 22F या इस तरह करके। तो आपको यहाँ पे एक दो केसेस और बनाने पड़ेंगे अपने रोल नंबर में जो लेटर आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये मेरा BC227 सेगमेंट डिकोडर का कोड ये मॉडिफाई हो गया मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब हमने क्योंकि डिज़ाइन करना है ये वाला, वो ये टाइमर वाला तो पहले ही डिज़ाइन है, ये भी पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। हमने जैसे ये स्टेट मशीन डिज़ाइन करनी है और इस टेबल को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ से हम अपना डिवाइस नंबर एंटर करेंगे। ओके जी, तो ये हमारी यहाँ से हमने अपना कोडिंग इसकी स्टार्ट करनी है स्टेट मशीन की रोल नंबर जनरेट करवाने के लिए। अब मैं इसको क्योंकि ट्यूटोरियल 3 के अंदर मैंने एक स्टेट मशीन बनाई थी तो बहुत सी चीज़ें उससे यूज़ हो जाएंगी, तो मैं जस्ट उसी का जो सारा कोड है ये लास्ट टाइम हमने डेवलप किया था इसको कॉपी पेस्ट कर लेता ताकि ज़रा उसकी को मॉडिफाई कर लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा। ये टेस्ट बेंच है। हाँ ठीक है, यही हमारा ये लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन किया था। अब इसी टेम्पलेट को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमें सारा कोड दोबारा से ना लिखना पड़े। तो अब अगर आप देखें ये हमारा हमने डिज़ाइन करना है, इसमें रीसेट इनपुट है, क्लॉक है और टाइमर पल्स है और एक एक्स्ट्रा इनपुट डायरेक्शन आ रही है। तो मैं ये उठा लेता हूँ कॉपी, क्लॉक, रीसेट, टाइमर पल्स और यहाँ पे डायरेक्शन है और इसकी जो अब आउटपुट है वो रोल नंबर आना चाहिए। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ रोल नंबर के साथ। एक एक्स्ट्रा इनपुट डायरेक्शन आ गई, यहाँ पे रोल नंबर आ गया और उसकी विड्थ 31 है। उसके बाद अगर आप नोट करें तो हमारी जो स्टेट्स हैं S0 से लेकर S15 तक टोटल 16 स्टेट्स ये होगी और एक ये रीसेट स्टेट है, टोटल 17 स्टेट्स हैं। तो 17 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 बिट्स चाहिए होंगे, ये 5 हो गया। अब आगे हम यहाँ पे अपनी स्टेट्स डिफाइन कर लेते हैं, 7 तक पहले डिफाइन है। S8 का कोड लिख देते हैं 8, S9 का 9,
ये स्टेट कोड्स हैं, हर स्टेट को नेम और कोड देना है। तो मैं जो एस के साथ जो आ रहा है वही उसका कोड रख रहा हूँ, S15 को S15, और हमारा जो एस रीसेट है एंड पे उसको मैं 16 कह देता हूँ। तो ये मैंने अपनी ये जो सिस्टम की स्टेट्स आ रही हैं S0 से लेकर S15 तक और एस रीसेट, उनको कोड असाइन कर दिया। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे डिफाइन यूर नेक्स्ट स्टेट लॉजिक। तो एस रीसेट पे है, अगर टाइमर पल्स 0 आती है, अगर हम रीसेट स्टेट में हैं और टाइमर पल्स 0 है तो हम जाहिर सी बात है इसी स्टेट में रहेंगे। एल्स अब यहाँ पे चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे अब हमने डायरेक्शन को इंक्लूड करना है। यहाँ पे अब हमने डायरेक्शन को चेक करना है। तो डायरेक्शन हमने इसको यहाँ पे भी इंक्लूड करना है। और यहाँ पे अगर टाइमर पल्स 0 है तो हम तो तब तक हमारी नेक्स्ट स्टेट एस रीसेट ही रहेगी। अगर टाइमर पल्स 1 हो जाती है, अब यहाँ पे टाइमर पल्स आ रही है आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, क्योंकि अभी हम टाइमर सर्किट जब अपना डिज़ाइन करेंगे तो वो ये टाइमर पल्स आफ्टर 1 सेकेंड जनरेट करेगा। तो एल्स का मतलब है कि टाइमर पल्स आ गई है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एल्स बिगिन इफ डायरेक्शन इज 1। अगर हम एस रीसेट स्टेट पे हैं और डायरेक्शन 1 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट बनेगी S0। और अगर एस रीसेट स्टेट पे हैं तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, अगर एस रीसेट पे हैं और डायरेक्शन 0 है तो इसका मतलब हमने बैक जाना है, तो बैक जाएंगे यहाँ से। तो अब ये बैक इसका 15 बनेगा। इफ डायरेक्शन इज 1 नेक्स्ट स्टेट इज S0, एल्स नेक्स्ट स्टेट हमारी बन जाएगी S15। और ये अब इस बिगिन का ये एंड आएगा और उसके बाद इस बिगिन का एंड आएगा यहाँ पे। ओके, अब हम इसी अपनी लॉजिक को रिपीट करेंगे। अब हम अगर S0 स्टेट पे है, टाइमर पल्स 0 है तो हम टाइमर पल्स अगर 0 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट S0 ही रहेगी। एल्स के टाइमर पल्स आ गई है, दोबारा डायरेक्शन को चेक करेंगे। डायरेक्शन अगर 1 है तो इट मीन्स हमने फॉरवर्ड मूव करना है, तो हम S1 पे चले जाएंगे। और अगर डायरेक्शन 0 है तो हम S0 से अगर बैकवर्ड जाएंगे तो S0 या एस रीसेट दोनों का बैकवर्ड में S15 ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट स्टेट S15 ही कर दूँगा।
ओके जी, तो अब मैं, क्योंकि मेरा ऊपर वाला कोड अब बार बार रिपीट होगा, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। S0 अब चेंज करना इजी है, S1 S2 S10 तक आ गया। S15 हमारी लास्ट डेट है, इससे आगे नहीं। अब एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, अगर टाइमर ज़ीरो है तो हमारी ये S1 ही रहेगा। टाइमर ज़ीरो है तो इस मीन हम उसी स्टेट में रहेंगे। उसके बाद अगर डायरेक्शन 1 है तो नेक्स्ट मूव करेंगे, डायरेक्शन 0 है तो रिवर्स मूव करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगी S2 और S1 की जो रिवर्स है वो S0। S2 स्टेट पे है, टाइमर 0 है तो इधर 2। देखिए मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ। तो टाइमर 0 है तो हमारी स्टेट चेंज नहीं होगी, हम उधर ही रहेंगे। टाइमर पल्स के आने का वेट करेंगे। अब जब टाइमर पल्स आ गई तो उसके बाद हम डायरेक्शन को चेक करेंगे। अब ये डायरेक्शन 1 है तो नेक्स्ट इज 2। अब S2 पे अगर डायरेक्शन आती है तो यहाँ पे 3 4 5 और S15, अगर आप S15 पे हैं, टाइम डायरेक्शन 1 है तो आप फॉरवर्ड स्टेट S0 बनेगी। अब यहाँ पे रिवर्स स्टेट रहेगी। अगर S1 पे है तो रिवर्स स्टेट डायरेक्शन 0 है तो हम बैक जाएंगे और S0 पे चले जाएंगे। S2 की रिवर्स बनेगी S1, S3 की S2। अगर आप S15 स्टेट पे है, डायरेक्शन की वैल्यू इनपुट, डायरेक्शन इनपुट 0 है, इट मीन्स कि हमने रिवर्स जाना है, और S15 की जो रिवर्स है वो S14 बनेगी। ओके जी, तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो है वो हमने डिफाइन कर लिया। और ये एग्जैक्टली इस, अभी हमने ये वाला फर्स्ट कॉलम इम्प्लीमेंट किया है कि डायरेक्ट टाइमर का वेट किया है, टाइमर 1 आता है, उसके बाद डायरेक्शन को चेक करें, डायरेक्शन 1 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर डायरेक्शन की वैल्यू 0 है तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये सारी लॉजिक यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी।
अब हमने हर स्टेट पे आउटपुट डिफाइन करनी है। हम ये देखें जी, ये अब इसमें ये आउटपुट नहीं होगी, अब इसमें हमारी ये आउटपुट होगी। सेगमेंट 7 पे क्या जाना चाहिए, 6 पे क्या जाना चाहिए, 5 पे, 4 पे एंड सो ऑन। तो उसको पहले मैं ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर्स फॉर यूर रोल नंबर। देखिए मैं यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप नोट करें तो मेरा जो रोल नंबर है उसमें ये डिजिट्स आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये डबल ई आ रहा है, डैश 506। तो R0 को मैं कोड दे रहा हूँ, रोल नंबर 0, 4 बिट 00, ताकि मुझे जहाँ पे 0 डिस्प्ले करवाना होगा मैं वहाँ पे R0 यूज़ कर लूँगा। इसके बाद मेरे उसमें आ रहा है 9 आ रहा है, R9 की वैल्यू मैं रखूँगा ये। उसके बाद E आ रहा है, उसको RE कह देता हूँ, और E की अभी वैल्यू हमने रखी थी ये वाली BCD में, जो हमने यहाँ पे कोड चेंज किया था। ये देखें E कब डिस्प्ले में आएगा, जब हम 14 इनपुट देंगे BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर को। 14 की जो बाइनरी वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे ये लिख दी, ये बेसिकली 14 है डेसिमल में। उसके बाद आ रहा है RE भी आ गया, डैश। तो डैश को मैं इस तरह डैश लिख लेता हूँ, R डैश, और इसका कोड था 10 डेसिमल 10, और वो बाइनरी में 1010 बन जाएगा। उसके बाद 5, R5, और 5 का ये कोड आ गया। 0 मैंने पहले यूज़ कर लिया, R6 है नया डिजिट। तो आप कह लें कि मेरे रोल नंबर में जितने भी डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं तो मैं पहले ही उनको कोड असाइन कर रहा हूँ पैरामीटर, ताकि जहाँ पे मुझे R0 लिखूँगा तो उसका मतलब होगा 0। ओके जी, तो अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ BCD in। अब हम आते हैं ये अपनी आउटपुट्स को डिफाइन करने के लिए। अब अभी मैंने एक और भी डिफाइन कर देता हूँ, ऑफ भी है। ऑफ तुम्हारा 7 सेगमेंट कब ऑफ होगा उसका भी मैं यहाँ पे कोड डिफाइन कर देता हूँ। अगर मैं सारे 1 सेंड करूँगा, अगर मैं अपना, अगर आप ये नोट करें, क्योंकि सारे 1 सेंड करूँगा तो वो 15 बन जाएगा। 15 यहाँ पे इन केसेस में नहीं आ रहा, तो डिफ़ॉल्ट केस यूज़ होगा, तो हमारा सारे सेगमेंट्स ऑफ हो जाएंगे। तो ये बेसिकली सारे सेगमेंट्स को ऑफ करने के लिए। अब मैं यहाँ पे एस रीसेट है, यहाँ पे लिखूँगा BCD in। अब ये 32 बिट का वेक्टर है, तो एस ऑफ 8 दफ़ा लिखूँगा। दफ़ा एक्स्ट्रा आ गया। ओके, अब ये देखें, ये BCD in 32 बिट की वैल्यू है, उसके फर्स्ट 4 बिट पे भी ऑफ है, तो हमारा फर्स्ट नंबर भी ऑफ हो जाएगा। ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ, तो सारे ऑफ है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि इसकी रेंज टाइप करें आप।
क्योंकि ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आ रहा है। अब अगर आप नोट करें S0 पर हमारी क्या आउटपुट आनी चाहिए, S0 स्टेट पर R0 R9, मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, ये देखें। तो सेगमेंट 7 पे 0 डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख लूँगा R0, उसके बाद R9, फिर RE, फिर दोबारा RE, उसके बाद R डैश, उसके बाद 5, फिर R0 और फिर R6। तो ये हमने अपनी S0 स्टेट पर आउटपुट डिफाइन कर दी। इसी तरह अगर आप S1 पे करना चाहें तो अब आपको होपफुली समझ आ चुकी होगी। इसी को कॉपी करेंगे और एंड से इस R6 को ख़त्म कर दें और स्टार्ट में S ऑफ लगा दें, तो ये हमारी S1 पे आउटपुट आ गई। तो अब इसी तरह हम सब पे ये अपनी आउटपुट्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये आउटपुट्स मैंने पहले ही लिखी हुई हैं, तो मैं डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेता हूँ टू सेव टाइम। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ। तो ये मैंने आउटपुट्स एग्जैक्टली इस टेबल के अकॉर्डिंग पहले ही लिख कर रखी हुई है। अब ये BCD, ये हमारा तो इंटरमीडिएट वेरिएबल है, तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो ये रोल नंबर है, तो हम BCD को रोल नंबर को असाइन कर देते हैं। ओके जी, तो अब ज़रा हम इसको रन करके चेक करते हैं क्या इसमें सिंथेसाइज हो जाता है या इसमें कोई एरर है। सिंथेसिस में फेल हो गई है, तो इसमें कोई असाइन, ये कह रहे हैं कि ये रेज ख़त्म करना, क्योंकि ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा है। होपफुली अब ये सिंथेसाइज हो जाएगा, तो ये सक्सेसफुली सिंथेसाइज हो गया। अब हम ज़रा इसका स्कीमेटिक चेक करते हैं कि क्या सर्किट जनरेट हुआ है।
तो ये इसका सर्किट जनरेट हुआ है। तो हमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोड ठीक है। ओके जी, अब हम इस स्टेट मशीन को की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं यूजिंग सिमुलेशन। तो उसके लिए हम इसका टेस्ट बेंच लिखेंगे। तो टेस्ट बेंच भी मैं लास्ट ट्यूटोरियल में हमने लिखा था, उसी को रीयूज़ कर लेते हैं। ट्यूटोरियल 3 में ये स्टेट मशीन का टेस्ट बेंच ये था। तो मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ। अब देखें जी, ये क्लॉक सिग्नल भी है, रीसेट भी है, टाइमर पल्स भी है, एक एक्स्ट्रा आएगा डायरेक्शन। उसके बाद रोल नंबर आउटपुट है, तो यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। इधर भी रोल नंबर और यहाँ पे डायरेक्शन। और इसको टाइमर पल्स डिफाइन होगी, क्लॉक सिग्नल डिफाइन होगा, रीसेट, बस एक वो डायरेक्शन वाला सिग्नल हमें डिफाइन करना है। डायरेक्शन इनिशियली 0 है अज्यूम करें, उसके बाद 1 कर देते हैं इनिशियल, उसके बाद 350 नैनो सेकंड तक वन ही रखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 350 नैनो सेकंड तक 0। ओके, अब होपफुली अगर इसमें एक क्लॉक पीरियड 10 ही है एंड साइकिल्स भी 5 ही रहने दें सिमुलेशन के लिए। सिमुलेशन टाइम 800 नैनो सेकंड। ओके जी, अब इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं। तो मैं इसकी स्टेट्स भी साथ ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि स्टेट से हमें ये अंदाज़ा होगा कि सिस्टम हमारा कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये टी सिम है, इसको भी ज़रूरत नहीं है।
अब ये देखें जी, अगर मैं प्रेजेंट स्टेट है इसको मैं अगर अनसाइंड में करूँ, जब रीसेट सिग्नल हाई है तो हम 16 स्टेट पे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि डायरेक्शन सिग्नल 1 है, ये पल्सेस आ रही हैं आफ्टर एवरी 5 क्लॉक साइकिल्स, तो हम S0 स्टेट में गए, फिर S1 में गए, फिर S2 में गए। तो इसमें एक एरर है, ये जो हमारा रोल नंबर है ये 8 बिट का आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया उसको, यहाँ पे 31 आना चाहिए। अब ये ठीक है। सिमुलेशन टाइम थोड़ा सा ओके जी। अब ज़रा हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ओके जी, इनिशियली रीसेट सिग्नल हमारा हाई है, तो रीसेट स्टेट में होगा सिस्टम, सारे एफ आ रहे हैं। एफ का मतलब है कि सारे 30, ये क्योंकि 8 टाइम एफ आ रहा है और एक F4 1 के इक्वल है हेक्सा में, तो ये 32 टाइम्स 1 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे सारे सेगमेंट्स ऑफ होंगे रीसेट स्टेट पे। और यहाँ से प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू भी 16 आ रही है, 16 हमारा रीसेट स्टेट था, तो हमारा सिस्टम अभी रीसेट कंडीशन में है। उसके बाद जैसे ही पल्स आई, फर्स्ट पल्स, हमारा सिस्टम S0 स्टेट में चला गया। और S0 स्टेट में क्या कोड आ रहा है 32 बिट में, 09EE506। इट मीन्स के 7 सेगमेंट्स पे मेरा रोल नंबर, मेरा फुल रोल नंबर डिस्प्ले में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आई, टाइमर की पल्स आई। अभी सिमुलेशन में तो कम टाइम है, लेकिन जब हार्डवेयर पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये नेक्स्ट जो क्लॉक पल्स है ये आफ्टर 1 सेकेंड आएगी, तो 1 सेकेंड तक मेरा ये फुल रोल नंबर डिस्प्ले में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पल्स आई और हमारा S0 से S1 पे चलेगी, क्योंकि डायरेक्शन इनपुट है वो 1 है। अब ये देखें जो F आ गया, F का मतलब है कि वो ऑफ हो गया, सेगमेंट नंबर 7। फिर 2 टाइम F आ गया, 2 सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 6 और 7 ऑफ हो गए, और ये बाकी इसी तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें जी, एस यहाँ पे डायरेक्शन सिग्नल पहले 1 था, यहाँ पे वो 0 हो गया। तो अब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले स्टेट्स इंक्रीमेंट हो रही थी 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। जैसे ही डायरेक्शन सिग्नल हमारा 0 हुआ, अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि हमारा जो ये स्टेट डायग्राम है ये हमारे रिक्वायर्ड लॉजिक के अकॉर्डिंग काम कर रही है, और ये रोल नंबर जनरेट कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट टेबल और इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। तो
सिमुलेशन से हमने वेरीफाई किया कि हमारा रोल नंबर जनरेट हो रहा है और रोल नंबर मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट टेबल, और उसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं हम इस डायरेक्शन इनपुट से। तो ये हमारी जो स्टेट मशीन है ये सक्सेसफुली हमारा 32 बिट का रोल नंबर वो जनरेट कर रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।